उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने देवस्थान होने का दावा किया गया। संभल के कश्यप समुदाय के कुछ लोगों ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन उनके पूर्वजों की है और वहां देवस्थान हुआ करता था। कश्यप समुदाय के लोगों ने एसीपी को एक ज्ञापन सौंपकर देवस्थान वापस दिलाने की मांग की और आरोप लगाया कि संभल में 1978 में भड़के दंगों के बाद उपद्रवियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। टीले पर देवस्थान होने का दावा करने वाले कश्यप समुदाय के लोगों के मुताबिक वहां भगवान विष्णु का एक मंदिर और पेड़ हुआ करता था। जो टीला पुलिस चौकी के ठीक बगल में ये पूरा टीला आपको दिखाई दे रहा है। इस टीले पर ये लोग जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया है। जिस जमीन पर कश्यप समुदाय के लोगों ने देवस्थान होने का दावा किया, उसी जमीन के ठीक बगल में पुलिस चौकी बनवाई जा रही है। ये जो टीला है ये पूजा का स्थान था, ये देव स्थान था। हम लोग पूजा करते थे, हमारा मतलब कश्यप समाज हमारे पूर्वज पूजा करते हुए आए हैं। जामा मस्जिद के सामने वाले टीले पर देवस्थान होने का दावा करने वाले लोगों के मुताबिक 1978 के दंगों के दौरान उनके पूर्वजों को वहां से भगा दिया गया था और आंवले के पेड़ को काट दिया गया था। 1978 में दंगा हुआ तो इस पेड़ को नष्ट कर दिया गया और हम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद के भी हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश भी दे दिया था। पिछले महीने सर्वे के दौरान ही वहां हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम रोक दिया गया था। 24 नवंबर को हुए उपद्रव के बाद जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी भी सुरक्षा के लिए लगा दी गई थी। इलाके की शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी खोलने का फैसला कर लिया और 3 दिन पहले वहां पुलिस चौकी के निर्माण का काम भी शुरू करा दिया। लेकिन पिछले महीने भड़की हिंसा को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा लगा दिया गया। वहां आरएएफ, आरआरएफ और एसएसबी के जवान तैनात कर दिए गए। आसपास देख सकते हैं आरआरएफ और उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, सभी जवानों को यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया और इस चौकी को बनाने से पहले यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया है। मस्जिद के सामने वाली गली, मस्जिद के दाहिने और बाएं तरफ से आने वाले रास्तों और जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वहां हथियारों के साथ जवान तैनात दिखे। एएसपी के मुताबिक जामा मस्जिद के सामने बनने वाली चौकी में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जामा मस्जिद के सामने बनने वाली सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यहाँ तक कि वहाँ पीएसी के जवानों की भी तैनाती की तैयारी की जा रही है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ होंगे, जिससे लगातार हम स्थिति पर नियंत्रण भी रखें और जो भी कुछ होगा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हम सक्षम रहेंगे। एएसपी के मुताबिक सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी के निर्माण का काम दिन रात किया जा रहा है। काम समय से पूरा करने के लिए 75 से ज्यादा मजदूरों को लगा दिया गया, जो बिना रुके लगातार जामा मस्जिद के सामने बनने वाली पुलिस चौकी की दीवार खड़ी करने में जुटे दिखे। इन सब के बीच संभल के चंदौसी में खुदाई में मिली रानी की बावड़ी को देखने के लिए हर रोज लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। यह यूं कह लीजिए कि चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली रानी की बावड़ी संभल का नया टूरिस्ट प्लेस बन गई। बावड़ी को देखने के लिए संभल और उसके आसपास के जिलों से लोग वहां पहुंच गए। कई लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं यहाँ पर और हर किसी का मोबाइल फोन इस वक्त ऑन है क्योंकि सेल्फी पॉइंट बन रहा है बावड़ी। कोई अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई दिया तो कोई तस्वीरें खींचता नजर आया। कोई अपने साथ अपने बच्चों को लेकर 150 साल पुरानी बावड़ी देखने पहुंचा तो कोई वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार को बावड़ी दिखाता दिखा। परिवार को भी दिखा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी तो खुदाई पूरी हुई नहीं है। जी अभी पूरी खुदाई नहीं हुई, फिर भी उम्मीद है कि और अच्छा निकलेगा, इससे भी बढ़िया निकलेंगे। अच्छा, बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। इस बीच 150 साल पुरानी रानी की बावड़ी की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में बावड़ी का मुख्य द्वार दिखाई दिया। बावड़ी की ये तस्वीर करीब 50 साल पुरानी होने का दावा किया गया। 5 दशक पुरानी बावड़ी की इस तस्वीर में प्रवेश द्वार पर कई आले मौजूद दिखे। मुख्य द्वार पर शिलालेख भी लगा हुआ दिखाई दिया। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक रानी की बावड़ी की गहराई 250 फीट थी। बीते 8 दिनों में बावड़ी में 12 फीट की खुदाई हो चुकी है। 3 मंजिला बावड़ी का पहला तल पूरी तरह से साफ हो गया। बावड़ी की खुदाई में अब तक 4 कमरे, दीवारों पर आले, मिट्टी के कुछ बर्तन, ईंटें और पत्थरों की कलाकृतियां मिल चुकी हैं। और प्रशासन की टीम ने खुदाई के साथ बावड़ी की पैमाइश भी शुरू करा दी। पैमाइश के दौरान प्रशासन ने भूमाफिया की पोल खोल कर रख दी। पैमाइश में पता चला कि भूमाफिया ने रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी पर अवैध कब्जा कर आसपास घर बनवा दिए थे और लोगों को धोखे में रखकर जमीनें बेच दी थी।
खुदाई के दौरान जमीन में दबा बावड़ी का ढांचा सामने आया तो वो लोग दहशत में आ गए, जिनके मकान बावड़ी की जमीन पर बनवा दिए गए थे। हमें नहीं पता थी इसके नीचे क्या है क्या नहीं है। हमने तो इनसे ज़हीर भाई से खरीदी है, नींव भरी हुई थी। खुदाई के दौरान एक मकान की नींव तो जमीन में दबी बावड़ी की दीवारों के ऊपर टिकी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे भूमाफिया ने जानबूझकर बावड़ी की दीवारों पर नींव बनाकर जमीन बेच दी हो। चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसके ठीक सामने बना ये वो घर है जिसका हिस्सा इस बावड़ी के हिस्से के साथ मिलता है। संभल के डीएम पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि बावड़ी के ऊपर कब्जा कर बनवाए गए पक्के मकानों को भी नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें वहां से हटवाया जाएगा। ऐसे में वहां बने मकान मालिकों के दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने सरकारी दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2010 में जब उन्होंने जमीन ली थी तब नींव पहले से पड़ी हुई थी। भूमाफिया ने उन्हें धोखे में रखकर बावड़ी की जमीन बेच दी थी। धोखे में रखा है क्योंकि जगह इन्होंने 300 गज जगह छोड़ी तो जितनी बावड़ी थी उसी हिसाब से पूरी जगह छोड़नी चाहिए थी। बावड़ी के आसपास बने मकानों के मालिकों को दिन रात ये डर सता रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई में उनका मकान तोड़ा जा सकता है। हालांकि बावड़ी के ऊपर सिर्फ मकान ही नहीं बनवाए गए बल्कि सड़क भी बनवाई गई और सड़क निर्माण का आदेश खुद जिला प्रशासन ने पास किया था। यानी जिला प्रशासन पर भी बावड़ी की जमीन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। चंदौसी में बावड़ी की खुदाई और प्रशासन के एक्शन के बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल पहुंच गया। वहां पर उन्होंने 24 नवंबर की हिंसा में मारे गए 5 लड़कों के परिवार वालों से मुलाकात की और आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। समाजवादी पार्टी के 11 सदस्यों के डेलीगेशन में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। वो 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचे। उन पर पुलिस ने हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया था। उनके अलावा डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा और कैराना सांसद इकरा हसन भी मौजूद रहीं। इस दौरान संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा मामले में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाया। हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, ये कैसा इंसाफ है? 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, पथराव हुआ था और फायरिंग हुई थी। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा में मारे गए 5 लड़कों के परिवार से मुलाकात के दौरान जामा मस्जिद के सामने बनवाई जा रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का मुद्दा भी उठाया गया। इस जिले के प्रशासन पर अब किसी को यकीन नहीं रहा है और प्रशासन वहां पर ही जाकर अगर चौकी बनाएगी तो उससे दिक्कत तो है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर माहौल खराब करने के आरोप लगाए।